कल हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, फिर हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, फिर ये इंग्लिश हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी देखा था हमने, ये भी देखा था और ये भी देखा था सर्कुलर ट्रैक वाला। ये क्वेश्चन तो बॉड मास वाला है, ये भी देखा था, ये क्वेश्चन भी देखा था एन स्क्वायर वाला। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 45 से। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? अ सेट ऑफ 20 पाइप्स कैन फिल 70% ऑफ अ टैंक। मतलब 20 पाइप्स लगेंगे, वो 70% ऑफ अ टैंक को भर देंगे 14 मिनट्स में, और पाइप का नाम है एक्स। अच्छा एक बात बताओ, एक्स एक्स में 20 पाइप्स है और वो कह रहा है कि 70% ऑफ टैंक वो भर रहा है 14 मिनट में। 14 मिनट में 70% टैंक भर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि 14 को 70 को अगर आप 14 से डिवाइड करोगे तो 1% मिल जाएगा आपको अराउंड। वो कह रहा है 14 मिनट लगते हैं 70% टैंक भरने के लिए, तो 10% भरने के लिए 2 मिनट लगेगा। अगर आप निकालोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 70% इक्वल टू 14 मिनट, तो सिंपली दोनों को 7 से डिवाइड कर लो आप, ये आ जाएगा 10% इक्वल टू 2 मिनट्स, यानी 10% 2 मिनट में भर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स में 20 पाइप है और 20 पाइप्स 14 मिनट लेते हैं 70% भरने के लिए। अगर मैं आपको पूछूं 100% भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सर 70% भरने के लिए 14 मिनट्स लग रहा है, मैंने आपको बोला इसका मतलब 10% भरने के लिए कितना मिनट लग रहा है? 2 मिनट्स। तो 100% भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स। तो ये तो क्लियर है ना कि एक्स 20 पाइप्स को 20 मिनट लगेंगे 100% भरने के लिए। पहला चीज निकाल लिया हमने। सेकेंड, अनदर सेट वाई ऑफ 10 पाइप्स। वाई में 10 पाइप दिया हुआ है और वहां लिखा है फिल 3/8 ऑफ द टैंक इन 16 मिनट। अच्छा 6 मिनट में 3/8 टैंक भर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। अब मैं आपको बोल रहा हूं आपको पता करना है कि पूरा टैंक कब भरेगा, तो 6 मिनट में 3/8 ऑफ एक्स भर रहा है। आपको अगर निकालना है कि पूरा कब भरेगा तो एक्स हो जाएगा 6 इंटू 8/3, 6 8 जा 48, और 48 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 16। तो 16 मिनट में ये भी पूरा भर देगा। तो मुझे पता चला y में 10 पाइप्स है और 10 पाइप्स को भरने के लिए 16 मिनट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था y में 10 पाइप है, 10 पाइप 3/8 भर रहे 6 मिनट में। अगर 3/8 भर रहे 6 मिनट में तो 6 मिनट हो जाएगा 3/8 ऑफ एक्स, एक्स निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू होगी 16 मिनट। यानी मुझे सेकंड इक्वेशन पता चल गया y के बारे में। पहला इक्वेशन मुझे ये पता चला कि 20 पाइप्स को 20 मिनट लगता है पूरा भरने में। सेकंड मुझे पता चला कि 10 पाइप्स को 16 मिनट लगता है पूरा भरने में 100%। अब आगे बढ़ो। और थर्ड सेट, तीसरे सेट का नाम है Z ऑफ 16 पाइप कैन एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक इन 20 मिनट्स। अच्छा Z ना उसको एम्प्टी कर रहा है, यानी कह सकते हो Z लीक कर रहा है। क्लियर है? ये कह रहा है थर्ड सेट जो Z है उसमें 16 पाइप है और उसको टंकी को खाली करने में, आधा खाली करने में 20 मिनट लग रहा है, तो पूरा खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट। आधा टंकी खाली हो रहा है 20 मिनट में, पूरा टंकी खाली होने में 40 मिनट लगेगा। यानी थर्ड चीज मुझे पता चली कि Z में भी मेरे पास टोटल कितने पाइप है? 16 पाइप, और पूरी टंकी खाली होने में मुझे लग रहा है 40 मिनट 100%। और क्योंकि ये खाली कर रहा है तो Z हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ो क्या कह रहा है। हमने क्वेश्चन में 3 डेटा निकाला, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं। हमने 3 चीजें निकाली, ये रही वो 3 चीजें। पहला मैंने निकाला x में 20 पाइप है, 20 पाइप को 20 मिनट लगता है 100% भरने में। सेकंड मैंने निकाला y में 10 पाइप, y में कितने पाइप थे? हाँ 10 पाइप्स, उसको भरने में 60 मिनट लगता था। और z में अगेन 16 पाइप था, उसको कंप्लीट होने में 40 मिनट्स लगता था। ठीक है, 40 मिनट्स में वो 100% कंप्लीट होता था। ये मेरे पास डेटा है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ हाफ ऑफ द पाइप ऑफ सेट x आर क्लोज, हाफ ऑफ द पाइप ऑफ सेट x आर क्लोज, x ये रहा, x में कितने पाइप्स थे? 20 पाइप्स।
हाफ क्लोज कर दिया, मतलब कितने क्लोज कर दिए? 10 पाइप्स। तो बस 10 पाइप चालू है। इफ हाफ ऑफ द सेट ऑफ सेट एक्स आर क्लोज एंड ओनली हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट वाई आर ओपन, वाई में भी कितने पाइप्स थे? 10, उसमें से हाफ ओपन है, मतलब 5 पाइप ओपन है। ये भी क्लियर आपको? ठीक है। अब वो कह रहा है, ठीक है, एंड ऑल द पाइप्स ऑफ सेट जेड आर ओपन, और Z7 के सभी को ओपन कर दिए। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 20 पाइप्स को भरने में ना 20 मिनट लगता था, तो अभी आधे पाइप चालू है, तो 10 पाइप को भरने में डबल टाइम लगेगा। 20 पाइप को 20 मिनट लगता है, 10 पाइप को कितना लगेगा? 40 मिनट। तो यानी 10 पाइप्स को लगेगा 40 मिनट ऑफ एक्स। फिर क्वेश्चन कह रहा था हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट वाई आर ओपन, वाई में भी 10 पाइप्स थे, 10 पाइप्स ना 16 मिनट में भर रहे थे, लेकिन आधे ओपन है, मतलब 5 पाइप ओपन है। क्या मैं बोल सकता हूं 5 पाइप को सेम पूरा भरने में 32 मिनट लगेगा? तो ये हो जाएगा 32 मिनट। क्वेश्चन सुनना क्या कह रहा था, इफ हाफ ऑफ द पाइप ऑफ सेट एक्स आर क्लोज, आधे क्लोज कर दिए, तो 20 पाइप को 20 मिनट लगता था, आधे क्लोज कर दिए, मतलब 10 पाइप बचे। 10 पाइप को डबल टाइम लगेगा क्योंकि उनको डबल काम करना है, तो 10 पाइप को 40 मिनट लगेगा। फिर लिखा था हाफ ऑफ द पाइप ऑफ सेट वाई आर ओपन, वाई में टोटल 10 पाइप थे, 16 मिनट लगता था, आधे ओपन है, मतलब 5 ओपन है, तो उन्हें 32 मिनट लगेगा। और एंड में लिखा है ऑल द पाइप ऑफ सेट जेड आर ओपन, जेड के सारे पाइप्स ओपन कर दिए। जेड में कितने पाइप्स थे? 16, तो 16 पाइप ओपन कर दिए, और 16 पाइप को पूरा खाली करने में कितना टाइम लगता था? 40 मिनट। क्वेश्चन कह रहे थे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 50% ऑफ द टैंक। अच्छा मुझे बताओ जेड खाली कर रहा है कि नहीं? तो Z 40 मिनट में खाली करेगा, X 40 मिनट में भर देगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, बचेगा कितना? बस Y। मेरे पास Y बचा, और Y पूरा कितने मिनट में भर देगा? 32 मिनट। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 50%। अगर Y 32 मिनट में भर देगा तो 50% कितने टाइम में भर देगा? 16 मिनट्स। आंसर हो जाएगा 16 मिनट्स। क्लियर है? बट ये क्वेश्चन अगेन टफ है, एग्जाम सिनेरियो में अगर मुझे क्वेश्चन करना पड़े तो वहां बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ एलसीएम वगैरह निकालना पड़ रहा है। इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें निकालनी थी। पहले क्वेश्चन आधा अधूरा दिया था कि 20 पाइप है, वो 70% भर रहा है 14 मिनट में, उससे आपको पता चला 20 पाइप अगर 70% भर रहा है 40 मिनट में तो 100% कंप्लीट करेगा 20 मिनट में। फिर आपने सेकंड इक्वेशन निकाला कि वाई के अंदर 10 पाइप्स हैं और उसे 16 मिनट लग रहे हैं। ये नंबर ऑफ पाइप बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये जबरदस्ती दिए थे आपको, बस 16 पाइप और ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ये नंबर का कोई काम नहीं था, बस यहाँ पे Z का कहा गया, ये भी काम का नहीं था, बस आपको ये टाइमिंग काम का था कि कितने पाइप कितने मिनट में कितना भर रहे हैं। 3 इक्वेशन निकाल लिया आपने, एंड की कंडीशन को आपने फिल किया, एंड की कंडीशन को फिल करने पे पता चला कि टोटल आधा टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? 16 मिनट्स। बट इस क्वेश्चन ने अकेले आपके 4 से 5 मिनट ले लिए। तो एग्जाम फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे तो टाइम बचे, या एंड में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो आप। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, चुटकियों में हो जाएगा। देखो, if n is a natural number then what is the number of distinct मतलब डिफरेंट। ये कह रहा है अगर n एक नेचुरल नंबर है तो कितने सारे डिफरेंट रिमाइंडर पॉसिबल है इस इक्वेशन के। मैं बोल रहा हूं n एक नेचुरल नंबर है, आप सबसे पहले अगर n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से, क्योंकि होल नंबर दिया होता तो कहां से स्टार्ट होता? 0 से। अगर n एक नेचुरल नंबर है, पहला मैं बोल रहा हूं 1 डाल के देखो, ये हो जाएगा 1 to the power 1 plus 2 to the power 1, ये कितना हो जाएगा? 3। क्वेश्चन कह रहा था कितने रिमाइंडर पॉसिबल है जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 3 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना होगा? 3। ये क्लियर है ना? 3 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना होगा? 3। ये तब था जब n इक्वल टू 1। मैं कह रहा हूं अब n इक्वल टू 2 डालो, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। 5 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ये क्लियर है? अब n इक्वल टू 3 डालो, 1 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 3। 1 टू द पावर 3 कितना होता है? 1। 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8। तो ये हो जाएगा 9/4। वापस रिमाइंडर कितना आया? 1। आप अभी कोई भी नंबर डाल के देखो, आपको रियलाइज होगा कि हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 1। हमेशा। समझो क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे क्यों 3 आया? क्योंकि 2 टू द पावर 1 था, यानी नंबर 4 से कम था।
जब भी नंबर एक बार 4 से बड़ा हो जाएगा ना, डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 1। तो एक तो रिमाइंडर 3 पॉसिबल था, एक रिमाइंडर 1 पॉसिबल था। क्वेश्चन पूछ रहा था कितने डिफरेंट रिमाइंडर पॉसिबल है, आंसर क्या हो जाएगा 2। या तो रिमाइंडर 3 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा या तो 1 आएगा, आंसर हो जाएगा 2। दो अलग अलग रिमाइंडर पॉसिबल है। पहला केस n इक्वल टू 1 पे 3 आएगा, और n इक्वल टू 2 से लेके कोई भी वैल्यू डालो, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। चेक कर लो, मान लो n इक्वल टू 5 होता, n इक्वल टू 5 होता तो ये हो जाता है 1 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5 अपॉन 4। 1 टू द पावर 5 कितना होता है, प्लस 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस 32 अपॉन 4, ये लिखा है 33 अपॉन 4। वापस रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्योंकि 32 4 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर बचेगा 1। क्लियर है? तो आपको पूछा था कितने डिफरेंट रिमाइंडर पॉसिबल है, दो ही पॉसिबल है, तो 3 आएगा या तो 1 आएगा, आंसर हो जाएगा 2। 46 क्वेश्चन बहुत इजी था। एग्जाम में अगर आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाएंगे, बट ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक है, इसमें कुछ नहीं था, जो क्वेश्चन में दिया था मैंने लिखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है। प्लीज डोंट लीव सच क्वेश्चन। अगर इसको लीव कर रहे हो आप, इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। अब सुनो, ये एक यूनिक नंबर है। जब आप पीवाईक्यू करते हो ना, आप ऐसे नंबर के बारे में सीखते हो। लिखा है लेट पी इक्वल टू ट्रिपल क्यू, पी की वैल्यू ट्रिपल क्यू के बराबर है, ठीक है, और ये एक 3 डिजिट नंबर है। अच्छा, अब आपको एक चीज सिखाता हूं, कोई भी नंबर ऐसा रहे, या तो ऐसा रहे या तो ऐसा रहे, इसकी खास बात होती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं q इंटू ट्रिपल वन, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ट्रिपल वन, इसको हम लिख सकते हैं b इंटू ट्रिपल वन। कोई भी नंबर इस फॉर्म का होगा ना, उसकी खास बात होती है। चेक कर लो, मान लो नंबर लिखा है 999, क्या मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 9 इंटू ट्रिपल वन? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मान लो नंबर लिखा है 333, क्या मैं लिख सकता हूं 3 इंटू ट्रिपल वन? इस नंबर की खास बात ये होती है, एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म कैन बी रिटर्न एज दिस, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अब देखो, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट p इक्वल टू ट्रिपल क्यू लिखा है, बी 3 डिजिट नंबर। मुझे पता है ट्रिपल क्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो ट्रिपल, ये क्वेश्चन लिखा है p इक्वल टू ट्रिपल क्यू, या तो p इक्वल टू क्यू इंटू ट्रिपल वन, ऐसा लिख सकता हूं मैं, पक्का। अब देखो, ट्रिपल वन की भी एक खास बात है, ट्रिपल वन को मैं लिख सकता हूं q इंटू 3 इंटू 37। ये मुझे कैसे समझेगा, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 37, 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 से नहीं होगा, लेकिन यस 37 से हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं q इंटू 3 इंटू 37। ये क्लियर है? तो p की वैल्यू आ गई q इंटू 3 इंटू 37। अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो अगर p की वैल्यू ये है और एक नंबर है 481, तो p और 481 का HCF क्या होगा? क्वेश्चन आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा था, HCF, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था p इक्वल टू ट्रिपल क्यू, ये एक 3 डिजिट नंबर है, तो HCF क्या होगा p और 481 का? मैंने बोला पहले आप p की वैल्यू लिख दो, p हो जाएगा q इंटू ट्रिपल वन, और फिर इसको आप ऐसा लिख दो, और बाजू में एक नंबर लिखा है 481। आपको पता है 481 को भी अगर मैं लिखना चाहूं ना, ये हो जाएगा 37 इंटू 13। चेक कर लो, ठीक है, 37 इंटू 13 करोगे आपको 481 मिलेगा। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9, ट्रिपल वन कैरी, फिर 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, ऐड करोगे आप 184, 481 आ गया। तो मुझे ये भी पता है कि 481 को मैं लिख सकता हूं 37 इंटू 13। अब आपके पास दो नंबर, एक नंबर ये है और एक नंबर है 481। 481 को लिख सकता हूं मैं 37 इंटू 13। मुझे बताओ बेटा, इन दोनों नंबर में कॉमन क्या दिख रहा है? तो वही हो जाएगा आपका HCF। आंसर क्या आ जाएगा 37। क्वेश्चन पूछ रहा था P एक नंबर है जो कि Q Q Q है, और आपको बताना है P और 481 का LCM क्या होगा। मैं बोलूंगा जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो, सर ऑप्शन को देख लो, ऑप्शन से आपको समझ जाएगा कि LCM क्या हो सकता है। जैसे मान लो मैंने पहले बोला P को आप इस फॉर्म में ब्रेक करो, आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर यूपीएससी ने एक बार ये पूछ लिया, लगे तो ये लिख लो अपने नोट्स में कि इसको ऐसा लिखते हैं, एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया, अभी रिपीटेटिव थीम होगा, कितने बार ये क्वेश्चन आएगा, जहां आपको पता होना चाहिए ट्रिपल क्यू को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 111, और 111 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 37। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख देंगे, एक बार हमने इसको ऐसा लिख दिया, फिर 481 ये हो जाएगा 37 इंटू 13, दोनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 37 था और यही कॉमन था, इसलिए आंसर हो जाएगा 37। आंसर इज सी। अब ये जो क्वेश्चन है ये वही कर पाएगा जिसको प्रॉपर्टी पता होगी, नहीं तो आप स्किप कर दोगे और कोई ऑप्शन ही नहीं। मेन पेपर में आप देखोगे, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है क्वेश्चन में।
क्या कह रहा हूँ? 481 वाला बताओ। देखो ये समझा आपको, ये कैसे लिखा? अब 481 को ना मैं इसके ऑप्शन में कैसा लिख सकता हूं? तो मुझे पता चला 1 इंटू 481 लिख सकता हूं, तो यहां तो 1 नहीं है, 13 से डिवाइड करने की कोशिश करिए। तो अगर आप 13 का टेबल लिखोगे ना, वो होता है 13 10 130, 13 20 260, 13 30 390। ठीक है, तो 13 का टेबल लिखा मैंने, फिर मुझे पता चला 520 के अराउंड आएगा, मतलब 481 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। मैंने चेक किया क्या 481 37 से डिवाइड हो रहा है क्या, और मुझे रियलाइज हुआ हो रहा है। ठीक है, तो मैंने 481 को ऐसा लिख दिया। 481 को आप लिख सकते हो 37 इंटू 13, ये वही बात है। 24 को आप लिख रहे हो 6 इंटू 4, वही लिखा हुआ है। 481 को आपने लिख दिया 37 इंटू 13। अब क्योंकि दोनों में 37 कॉमन है, क्वेश्चन पूछा था P और 481 का HCF क्या होगा। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको रियलाइज हुआ कॉमन ही एक नंबर है 37, क्योंकि वही कॉमन है, वही हो जाएगा HCF, इसलिए आंसर हो जाएगा C। क्लियर है? फिर ये क्वेश्चन मैं क्लास में किया हुआ है, मैं फिर से बताता हूँ ये क्वेश्चन को कैसे करोगे आप सॉल्व। अब देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द 489 डिजिट इन द नंबर दिस 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 दिस, ऐसा लिखा हुआ है। आपको बताना है 489 डिजिट क्या होगा। मैंने आपको क्लास में ना नंबर ऑफ डिजिट्स वाला टॉपिक सिखाया था, जिसमें मैंने आपको बोला था आपको दो चीजें याद रखनी है। पहले याद रखना है आपको 1 से लेके 99 में कितने डिजिट यूज होते हैं। मुझे बताइए तो 1 से लेके 99 टाइप करने में कितने डिजिट यूज होते थे? लिखवाया मैंने क्लास में 189, वेरी गुड। इसमें 189 डिजिट यूज होते थे, ये मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा नंबर दिया है ताकि मैथ इजी हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऐसा लिखते जाऊंगा मैं, देखो क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखते गए, तो नंबर 1 से लेके लिखते गए। आपको बताना है कि 489 डिजिट कौन सा होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स का कंसेप्ट यूज करो। हमें पता है 1 से लेके 99 टाइप करने में 189 डिजिट्स यूज होते हैं। तो मुझे पूछा था 489 डिजिट क्या होगा, बस मुझे 489 डिजिट पता करना है। तो ये हो जाएगा 489 माइनस 189, कितना आ जाएगा आंसर? 300। यानी मुझे पता करना है आगे के 300 नंबर कौन से होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 99 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 100। और 100 कितना डिजिट नंबर होता है? 3 डिजिट। मुझे मेरे पास 300 डिजिट बचे हुए हैं और हर डिजिट ना 3 डिजिट का होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो कितने नंबर पॉसिबल है? 100। तो ऑलरेडी 1 से 99 आप लिख चुके हो, अगले 300 डिजिट से आप 100 नंबर लिख सकते हो, यानी आप 99 प्लस 100 199 डिजिट लिख सकते हो। तो लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा बेटा? 9। आंसर क्या हो जाएगा? 9। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में किया भी हुआ है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। क्वेश्चन आपको कह रहा था 489 डिजिट क्या होगा। आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है नंबर ऑफ डिजिट्स 1 से लेके 99 तक टाइप करोगे तो 189 यूज होता है। अगर आपको पता है 189 डिजिट्स यूज हो गए तो कितने बचे हैं, तो आपने पहले निकाल दिया कितने डिजिट बचे हैं। 489 माइनस 189 आएगा 300, और 99 के बाद हर एक नंबर होगा 3 डिजिट, 100 होगा, 101 होगा, यानी सब में 3 डिजिट यूज होंगे। तो इसको यूज करके आप 100 3 डिजिट नंबर लिख सकते थे। 99 में 100 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 199, यानी लास्ट वाला डिजिट पूछ रहा था कौन सा आएगा, लास्ट वाला डिजिट हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा डी। अगेन ये क्वेश्चन भी इस साल बहुत इजी आया हुआ था। अगेन जो इस क्वेश्चन को छोड़ेगा वो थोड़ा दूर हो जाएगा सिलेक्शन से। अब ये वाला क्वेश्चन है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आप रीड करते तभी आपको समझ जाता। क्वेश्चन कह रहा है मोबाइल फोन हैज बीन स्टोलन, एक मोबाइल फोन चोरी हो गया है। देयर आर 3 सस्पेक्ट्स, 3 लोगों पे शक है। पी पे शक है, क्यू पे शक है और आर पे शक है। अब उन तीनों पे शक था तो उन्हें क्वेश्चन किया गया, उनके रिस्पॉन्सेस ऐसे थे। पी ने बोला आई डिड नॉट स्टील, क्यू स्टोल इट। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना लेता हूं, पी क्यू आर, और एक साइड लिख देता हूं उन्होंने क्या क्या बोला। सबसे पहले पी ने क्या बोला? पी ने बोला आई डिड नॉट स्टील, पी ने बोला मैंने चोरी नहीं किया, क्यू ने चोरी करी है। ठीक है, फिर क्यू की बारी आई, क्यू ने बोला आर डिड नॉट स्टील, उसने बोला आर ने चोरी नहीं की है और मैंने भी चोरी नहीं की है। ठीक है,
फिर आर की बारी आई, उसने बोला मैंने चोरी नहीं की है और मुझे नहीं पता किसने चोरी की है। क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल फोन चोरी हुआ, 3 लोगों से सवाल किया गया, तीनों के जवाब ये थे। पी ने बोला मैंने चोरी नहीं की, तो पी ने खुद के बारे में बोला उसने चोरी नहीं की। उसने बोला क्यू ने चोरी करी, यानी उसको शक क्यू पे है। फिर क्यू से पूछा गया, क्यू ने बोला आर ने चोरी नहीं करी, आर डिड नॉट स्टील, तो आर ने चोरी नहीं करी। और उसने बोला मैंने भी चोरी नहीं करी, इतना सा बोला उसने। आर को पूछा तुम क्या कहते हो, तो आर ने बोला मैंने तो चोरी नहीं करी और मुझे नहीं पता किसने चोरी करी। टेबल ऐसा ही बनेगा। मुझे बताओ आपको देख के क्या लग रहा है, किसने चोरी करी? पी। आपको क्या लग रहा है किसने चोरी करी? आप किसी के बारे में बोल ही नहीं सकते हो, समझो कैसे नहीं बोल सकते। पहले वाले केस में ना पी कह रहा है कि क्यू ने चोरी करी, तो हो सकता है पी ने चोरी नहीं करी ऐसा बोल रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आर भी चोरी कर सकता है, पता तो नहीं है। सेकंड वाले केस में क्यू कह रहा है मैंने चोरी नहीं करी और आर ने भी नहीं करी, पी चोरी कर सकता है। और तीसरे केस में दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो सर एक केस में पी भी चोरी कर रहा है, एक केस में क्यू भी चोरी कर रहा है, एक केस में आर भी चोरी कर रहा है। पी के नाम पे भी आ रहा है, क्यू के नाम पे भी आ रहा है, आर के नाम पे भी आ रहा है, तीनों पे ही इक्वली शक जा रहा है। तो आप सिंपली आंसर क्या बोल दोगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं यही कह रहा था कि ये क्वेश्चन सरासर टाइम वेस्ट करने के लिए बनाया गया था। इसमें जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आपको रियलाइज होता ये क्वेश्चन एकदम यूजलेस था। यूपीएससी ने आपका टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं। सर 3 स्टेटमेंट दिए, उसमें किसी पे शक है ही नहीं। हैड इट बीन ऐसा होता ना, देखो आंसर कब आता पता है क्या? अभी मैंने डायग्राम आपको ऐसा बना के दिखाया, हमें इतना सा पता है इनकी बातों से, इतना सा पता था। आप आंसर पे कब आ पाते पता है क्या? जब आपको पता होता कि ये सब कैंसिल हो जाएगा ऐसा, तब आप बोलते पी ने कि क्यू ने चोरी करी, क्योंकि क्यू के नाम पे। लेकिन आपको पता ही नहीं है यहाँ क्या है, यहाँ नहीं भी हो सकता है, यहाँ हाँ भी हो सकता है, यहाँ नहीं भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो इतने सारे जगह पे हाँ है, मतलब किसी के हिसाब से पी ने चोरी करी, किसी के हिसाब से क्यू ने चोरी करी। एग्जैक्टली आप बोल ही नहीं सकते कि चोर ये रहा, ये रहा, ये रहा। आप सिंपली बोल दोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपको याद आएगा कल भी मैंने बोला था कि अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड कहीं रहा तो 1 सेकंड का पॉज लो और सोचो वो दिया क्यों है, क्योंकि आंसर वही होता है जनरली, बट वो चाहते कि आप एक बार चेक कर लो। इससे आप बिल्कुल नहीं अराइव कर सकते थे किसने चोरी करी। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको रीड करना होगा और फिर आपको कंक्लूजन पे आना होगा। ठीक है, चेक करते हैं। 3 teams P, Q and R participated in a tournament in which the teams play with one another exactly once. 3 लोग हैं, तीनों एक दूसरे से गेम खेलने वाले हैं और एक बार एक ही पार्टी के साथ खेला जाएगा। मतलब P के साथ Q का मैच होगा, Q के साथ R का मैच होगा और P के साथ R का मैच होगा, ऐसा दिया हुआ है। फिर कह रहा है हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ 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 नहीं, मैंने अनलिमिटेड रिचार्ज कर लिया, मुझे कोई ऑफर की जरूरत नहीं। हाँ, मैंने फुल मंथ का कर लिया 1099। टाइम पास करते हैं यार ये। यहाँ लिखा हुआ है 3 टीम मैच खेल रहे हैं, तीनों एक दूसरे के साथ एक ही मैच खेलेंगे लिखा हुआ है। फिर कह रहा है विन फेचेस अ टीम 2 पॉइंट्स। अगर कोई जीतेगा तो 2 पॉइंट मिलेंगे, कोई ड्रॉ करेगा तो 1 पॉइंट मिलेगा। टीम गेट्स नो पॉइंट फॉर लॉस, और कोई हार गया तो कोई भी पॉइंट मिलने वाला नहीं। ठीक है। ईच टीम स्कोर्ड एग्जैक्टली 1 गोल इन द टूर्नामेंट। ये भी दिया हुआ है कि हर टीम ने एग्जैक्टली 1 गोल तो स्कोर किया हुआ है। टीम पी गॉट 3 पॉइंट्स, पी के पास 3 पॉइंट है। अच्छा एक चीज देखो, कह रहा है कि अगर टीम जीतेगी तो 2 पॉइंट मिलेगा, ड्रॉ होगा तो 1 पॉइंट मिलेगा। पी के पास 3 पॉइंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या पी एक मैच जीता होगा और 1 मैच ड्रॉ हुआ होगा? क्लियर है, क्योंकि 2 ही मैच खेला है। आप ये नहीं बोल सकते 3 मैच ड्रॉ हुआ होगा, क्योंकि पी ने खेला ही कितने मैच है? 2 मैच। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है?
P एक मैच जीता होगा और एक मैच ड्रॉ हुआ होगा। ये क्लियर है? क्योंकि P को 3 पॉइंट मिले हैं, 2 पॉइंट जीतने पे मिलते हैं, 1 पॉइंट ड्रॉ करने पे मिलता है। आगे बढ़ो। Q गॉट 2 पॉइंट्स, Q के पास 2 पॉइंट है, तो Q की क्या क्या कंडीशन हो सकती है? Q पहला मैच जीता होगा, अगला मैच हारा होगा, तभी उसे 2 पॉइंट मिलेंगे। अरे वहां क्या लिखा है? जीतने पे कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 पॉइंट। उसे 2 पॉइंट मिले तो एक मैच जीता होगा, एक मैच हारा होगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है अभी? ऐसा नहीं। ठीक, अब या तो एक कंडीशन ये है, पहला मैच भी ड्रॉ हुआ होगा, दूसरा मैच भी क्या हुआ होगा? ड्रॉ। ये क्लियर है? क्योंकि उसे मिले कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। ड्रॉ होने पे 1 पॉइंट मिलता है, तो 2 पॉइंट थे तो दोनों मैच ड्रॉ हुए होंगे, 1-1 पॉइंट मिला होगा। या तो एक मैच जीता होगा, एक मैच हारा होगा, तभी 2 पॉइंट मिलेगा, और हारने पे कितना पॉइंट मिलता है? 0, तो 2 पॉइंट हो गए उसके। अब पढ़ो आगे लिखा है आर गॉट, आर के बारे में लिखा आर गॉट 1 पॉइंट, आर को 1 पॉइंट मिला है, तो आर के बारे में आप क्या कह सकते हो? ड्रॉ। वेरी गुड, एक मैच ड्रॉ होगा, एक मैच हारा होगा, यही पॉसिबिलिटी है। अब सुनो, हमें क्लियर है, क्वेश्चन कह रहा था तीनों एक एक मैच खेले हैं, उसके बाद लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट जो है वो जीतने पे मिलता है, 1 पॉइंट हारने पे मिलता है, ये भी क्लियर है हमें। फिर कह रहा है टीम गेट्स नो पॉइंट फॉर लॉस, हारने पे कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है, ड्रॉ होने पे 1 पॉइंट मिलता है। पी के पास 3 पॉइंट है, तो पी या तो जीता होगा, ड्रॉ हुआ होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। क्यू के पास 2 पॉइंट है, तो क्यू जीता होगा, हारा होगा, या दोनों ड्रॉ हुए होंगे। आर गॉट 1 पॉइंट मतलब आर एक ड्रॉ हुआ होगा, एक हारा होगा। अब सुनो, कह रहा है तो आप इन सब कहानी के ऊपर से कौन से स्टेटमेंट के बारे में बोल सकते हो? पहला स्टेटमेंट है रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन पी एंड क्यू इज ड्रॉ। कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है पी और क्यू के बीच में मैच ड्रॉ हुआ होगा। पी और क्यू के बीच में मैच ड्रॉ हुआ होगा, तो पी को कितना पॉइंट मिलेगा? 1, और क्यू को कितना पॉइंट मिलेगा? 1। ये क्लियर है? अच्छा, पी को इस मैच में ड्रॉ मिल गया, तो आर वाले मैच में जीता होगा कि नहीं वो? क्योंकि पी के पास कितने पॉइंट है? 3, 1 पॉइंट तो मिल गया, तो 2 पॉइंट कमाने का ऑप्शन यही पे उसके पास, तो यहां वो जीता होगा, और जीता होगा मतलब आर हारा होगा कि नहीं? तो आर को कितना मिलेगा? 0। अब एक चीज देखो, आर एक मैच तो हार गया, तो एक मैच उसको जितना ड्रॉ करना होगा, तो यहां आ जाएगा 1 और यहां भी आ जाएगा 1। चेक कर लो क्यू के पास कितने पॉइंट है? क्यू के पास 2 पॉइंट है, और क्वेश्चन ने भी क्या कहा था? क्यू के पास कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। पी के पास 3 पॉइंट है, क्वेश्चन क्या कह रहा था? पी के पास कितने पॉइंट है? 3। और आर के पास कितने पॉइंट है? 1, वो भी लिखा हुआ है। अब कह रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हो? पहला स्टेटमेंट कह रहा है पी और क्यू के बीच में मैच ड्रॉ हुआ होगा, यस, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय आर अगेंस्ट क्यू इज 1। कह रहा है आर और क्यू के मैच में दोनों ने एक एक गोल स्कोर किया, यस, ये दिख रहा है, तभी मैच क्या हुआ होगा? ड्रॉ। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हो, ये बात सही है, क्योंकि कह रहा है आर ने जो क्यू के अगेंस्ट गोल स्कोर किया वो 1 है, तो दोनों ने एक एक गोल स्कोर किया, मतलब ये बात भी सही है। ये अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? मैंने कहा नहीं, इस क्वेश्चन में आपको सिनेरियो सपोज करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मेन सीसाइड के पेपर में जब आप बैठते हो ना, आपको पेशेंस चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। ये वाला क्वेश्चन जो था, वो पाइप वाला क्वेश्चन जो था, इनके लिए पेशेंस चाहिए, पेशेंस रखोगे क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन बड़ा दिखे, प्लीज सॉल्व मत कीजिए। स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऐसे वाले सॉल्व करने होते हैं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऐसे वाले सॉल्व करने होते हैं, ये अगेन पेशेंस चाहिए इसमें। तो हमने क्वेश्चन नंबर 50 भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद 51 अगेन इंग्लिश का है, 52 इंग्लिश, 53 इंग्लिश, 54 इंग्लिश। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, हमने 55 क्लास में किया है, बट अगेन इसको सॉल्व करते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी क्यू का भाई है, जेंडर किसका पता है? पी का कि क्यू का? पी का। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। एंड आर, और आर का भी भाई है। क्यू और आर का जेंडर नहीं पता। फिर कह रहा है एस इज आर्स मदर, जेंडर किसका पता है? एस। एस इज आर्स मदर, तो एस की किसी से शादी हुई होगी और इनके बच्चे हैं ये। फिर कह रहा है टी इज पीस फादर, तो टी हो जाएंगे यहां पे, और जेंडर किसका पता है? टी का। टी इज पीस फादर कह रहा है, ये हो जाएगा। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डेफिनेटली ट्रू। ये डायग्राम को देख के आप क्या क्या बोल सकते हो? पहला कह रहा है एस एंड टी आर कपल, बोल सकते हो क्या? यस। क्यू इज टीज सन, बोल सकते हो क्या आप? नहीं, क्योंकि क्यू का जेंडर पता है क्या? नहीं, डॉटर भी हो सकती है, ये नहीं बोल सकते। टी इज क्यूज फादर, ये बोल सकते हो क्या आप? हाँ। एस इज पीज मदर, ये बोल सकते हो क्या आप? हाँ, क्योंकि एस मदर है।
आर इज टीज डॉटर, ये बोल सकते हो क्या आप? नहीं, क्योंकि आर का जेंडर नहीं पता है। एंड लास्ट में कह रहा है पी इज एस सन, ये बोल सकते हो क्या आप? यस। तो आप 1 2 3 4 चार स्टेटमेंट बोल सकते हो, आंसर हो जाएगा ओनली 4। अगेन एग्जाम मूड में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल डायग्राम बनाना था, ऑब्जर्व करना था, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मैं क्लास में किया हुआ है, फिर से करा देता हूं। नो का कोड है 210। तो मैंने आपको बोला था जब भी नंबर बड़ा दिखे अल्फाबेट्स के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा। अल्फाबेटिकली मैंने आपको सिखाया था, एम का मतलब होता है 13, एन का मतलब होगा 14, ओ का मतलब होगा 15, और 14 इंटू 15 करोगे तो 210 आएगा। फिर नॉट का मतलब है 4000 2000, नो का मतलब यहां पे लिखा था 210, टी का मतलब होता है 20, मैंने आपको सिखाया था T20, ऐसे याद रखोगे। तो 210 इंटू 20 करोगे तो 4200 आ जाएगा। फिर नोट में नॉट तक की वैल्यू है 4200, ई की वैल्यू होती है 5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 21000 आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था नोट्स की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है नोट तक की वैल्यू है 21000 और उसको मल्टीप्लाई किया है एस से, एस की वैल्यू होती है 19। अगर मैं 2100 को सॉरी 21000 को 20 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर क्या आता? 42000। लेकिन 20 से मल्टीप्लाई नहीं किया, किससे मल्टीप्लाई किया है? 19। तो 42000 से कम ही होगा आंसर, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 39900। मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, समझो क्यों। आपको पता है नोट्स में नोट्स की वैल्यू होती है 21000, एस की वैल्यू होती है 19। 21000 को 20 से मल्टीप्लाई करते तो 42000 आता, बट यार मैंने 20 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, तो आंसर उससे कम ही होगा। तो ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? ए। और 21000 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो यस 39900 आएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रांस इज कोडेड एज 654321, जर्मनी इज कोडेड एज 91 दिस, यमन को कैसा लिखेंगे? सिंपली आप देखो, यमन में आपको वाई चाहिए पहला, जर्मनी में वाई की वैल्यू क्या थी बेटा? 7, तो सबसे पहला 7 आएगा, ये तो चला गया, ये भी चला गया। फिर उसके बाद ई, फ्रांस में ई की वैल्यू क्या थी? 1, यानी अगला 1 आएगा, दोनों में 1 है। अब एम से कंफर्म हो जाएगा, जर्मनी में एम था 4th लेटर, एम की वैल्यू क्या है? 8, यानी 718, आंसर आ गया डी। ये सब फ्री के क्वेश्चन है, जब आप स्टार्टिंग में इनको बनाओगे ना मोटिवेशन एकदम पीक पे जाता है। मैं आपको यही कह रहा हूं, जब आप मेन पेपर में जाते हो ना, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के बनाओ। यानी अगर मेन पेपर में आपने 10 क्वेश्चन बना लिए पहले आधे घंटे में, आपको रियलाइज हो जाएगा आपका इस साल सुसाइड हो रहा है। लेकिन अगर आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए पाइप वाले, तब तो फिर आपको रियलाइज होगा कि गए आप, कितनी भी कोशिश कर लो आप अगले साल ही। तो आप देखोगे, जब मुझे अभी भी याद आता है 2023 का हमारा पेपर हुआ था, उसके पहले वाले अटेम्प्ट में 22 में ना लोग पूछते थे कि भाई तूने मेंस का सेंटर क्या डाला है, मतलब प्री के सेंटर के बाहर लोग एक दूसरे से ऐसी बातें करते थे कि तूने मेंस का सेंटर क्या डाला है, कैसा गया पेपर। 23 में पता है पेपर खत्म होने, लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे अगले साल का फॉर्म भरेगा क्या, ठीक है। इतना टफ था पेपर कि वो ऐसे सवाल जवाब करते एक दूसरे से, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर पेपर था, ठीक है। इस बार तो भी ठीक था भाई, 23 का पेपर दिखाऊंगा ना, एक ऐसा ढंग का क्वेश्चन नहीं था जो किया जा सकता था। फिर कह रहा है 5 डिजिट नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है, पेशेंस के साथ करेंगे, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। 5 डिजिट नंबर PQRST, ऑल डिस्टिंक्ट, सारे के सारे डिफरेंट है, सच दैट T इज नॉट इक्वल टू 0, आपको ये बता दिया, ठीक है। P इज थ्राइस ऑफ T, लिख लो इसको, PQRST। 5 नंबर है, पांचों अलग है, T 0 नहीं हो सकता, और P हमेशा T का थ्राइस होगा। अच्छा T 0 नहीं हो सकता, तो T 1 हो सकता है क्या? क्वेश्चन कह रहा है P इज थ्राइस ऑफ T, T 1 है तो P कितना होगा? 3। ये क्लियर है आपको? एक और केस बना लो, PQRST, T 2 भी तो हो सकता है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। क्लियर है? एक और केस बना लो, PQRST, T 3 भी तो हो सकता है यार, तो P कितना हो जाएगा? 9। अब T 4 नहीं होगा, क्योंकि T 4 होगा तो P को कितना होना होगा? 12। समझ रहे हो ना? हाँ या ना? लिखा है P इज थ्राइस ऑफ T, T 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि P को फिर 3 टाइम्स होना होगा, मतलब P को 12 होना होगा, तो पॉसिबल नहीं है। 1 से लेके 9 में लेना है आपको, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो गए। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? S इज ग्रेटर देन Q बाय 4। S और Q में ना 4 का अंतर है। अच्छा यहाँ पे 1 चला गया है, तो S की वैल्यू 2 ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे डिजिट्स कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। तो S इज ग्रेटर देन Q बाय 4, तो S 2 होगा तो Q 6 होगा।
पहला केस। सेकेंड केस, S3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 ऑलरेडी किसको मिल गया है, P को, तो S हो सकता है फिर 4। S4 होगा तो Q कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि लिखा है S इज ग्रेटर देन Q बाय 4। थर्ड केस, ये 1 होगा, S मेरा 5 भी तो हो सकता है, और मेरा S 5 होगा तो Q कितना हो जाएगा, 9। तो ये 3 केस पॉसिबल है। अच्छा, तो पहला नंबर हो सकता है, और देखो R के बाद में कुछ दिया है क्या, वाइल Q इज ग्रेटर देन R बाय 3, Q जो है वो R से 3 ज्यादा है। क्लियर है, Q इज ग्रेटर देन R बाय 3, Q 6 है तो R कितना होगा, 3, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिजिट रिपीट हो गए ना। Q 8 है तो R कितना हो सकता है, 5, पॉसिबल है। Q 9 है तो R को कितना होना होगा, 6, पॉसिबल है। तो ये 2 नंबर फॉर्म हो गए, और सबके सब डिस्टिंक्ट भी है, चेक कर लो, 1 4 5 8 9, 1 4 6 9 3, क्लियर है। सेकेंड केस, T मेरा 2 है, अब मैं बोल रहा हूं S को 1 लो। हमने देखा था S इज ग्रेटर देन Q बाय 4, S इज ग्रेटर देन Q, अच्छा उल्टा कर दिया हमने, है ना, हमने उल्टा कर दिया, S इज ग्रेटर देन Q बाय 4 लिखा है, ये उल्टा हो जाएगा। एक सेकेंड, वैसे आंसर सेम ही आएगा, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हम वैसा करते हैं। क्वेश्चन में लिखा था S इज ग्रेटर देन Q बाय 4, यानी Q अगर मेरा 2 होगा तो S मेरा यहाँ पे S इज ग्रेटर देन Q बाय 4, 6 होगा, ठीक है। फिर R भी चेंज हो जाता है यहाँ पे, वो कह रहा था Q इज ग्रेटर देन R बाय 3, तो पहला केस तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कह रहा है Q इज ग्रेटर देन R बाय 3, तो Q खुद 2 है तो R से कैसे बड़ा होगा, तो पहला केस तो वैसे भी नहीं होता। सेकेंड केस, मैंने आपको बोला Q को मैंने 2 रखा था, सेकेंड केस में Q को 3 नहीं रख सकते, 3 ऑलरेडी ले लिया है, Q को मैं क्या रखूंगा, 4, S को क्या रखना पड़ेगा, 8। फिर लिखा था Q इज ग्रेटर देन R बाय 3, Q R से ना 3 ज्यादा है, तो यहां आ जाता 1, क्लियर है, बट ये भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि रिपीटेशन है। फिर थर्ड केस, मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब देखो 2 में भी पॉसिबल नहीं है, 4 में भी पॉसिबल नहीं है, अब बचा 5। Q को अगर मैं 5 लेता तो S की वैल्यू कितनी हो जाती, 9, और क्वेश्चन कह रहा था Q जो है वो R से 3 बड़ा है, Q इज ग्रेटर देन R बाय 3, मतलब यहां पे आ जाएगा मेरा 2, यानी एक ही नंबर पॉसिबल है यहाँ पे, ये नंबर भी पॉसिबल नहीं था, तो मुझे एक नंबर मिला जिसमें सारे के सारे अलग है, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, द मोमेंट आप Q को 6 रखोगे, S ज्यादा बड़ा होगा मतलब S 10 हो जाएगा, एक ही केस पॉसिबल। अब यहां आ जाओ, आपने T को 2 रखा और P को 6 रखा था, फिर से फॉलो करो, S इज ग्रेटर देन Q बाय 4, तो पहला केस Q को 1 रखो, S कितना हो जाएगा, 5, और फिर लिखा है Q इज ग्रेटर देन R बाय 3, पॉसिबल है क्या, नहीं। सेकेंड केस, फिर वापस P6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आपने Q को 1 ले लिया है, 2 ले नहीं सकते, Q को आप 3 लोगे, Q को 3 लोगे तो S हो जाएगा 7। क्वेश्चन कह रहा है Q इज ग्रेटर देन R बाय 3, यानी R मेरा 0 हो सकता है, और T इक्वल टू 0 नहीं, ठीक है, ये ले सकते हैं हम। नेक्स्ट केस, मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 1 हो गया, 3 हो गया, मैं लेता हूं 4। ये कह रहा है अगर ये 4 है तो S 4 ज्यादा होगा मतलब 8 होगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का होगा, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट केस, यहाँ पे मैंने 2 ले रखा है, यहाँ 6 ले रखा है, आप ले लो Q को 5, Q को 5 लोगे तो ये हो जाएगा 9, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का होना चाहिए मतलब 2, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में 2 नंबर आ गए आपके पास। अब ये थर्ड केस है, PQRST, T की वैल्यू 3 है, P की वैल्यू 9 है, क्वेश्चन कह रहा है S इज ग्रेटर देन Q बाय 4, पहला केस Q को 1 लो, S की वैल्यू हो जाएगी 5, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि QR से 3 बड़ा होना चाहिए। सेकेंड केस, यहाँ 9 लोगे, यहाँ 3 था, Q को 2 लोगे, यहाँ हो जाएगा 6, अगेन पॉसिबल नहीं है क्योंकि Q को R से 3 बड़ा होना है, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस, T 3 होगा, P मेरा 9 हो जाएगा, Q मैं 3 ले नहीं सकता, 3 रिपीट हो जाएगा, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 4, Q की वैल्यू होगी 4 तो S को 4 बड़ा होना होगा मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पे, और Q इज ग्रेटर देन R बाय 3, मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये एक नंबर पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। और कोई केस है क्या, यस, एक यहाँ 3 ले लो, एक यहाँ 9 ले लो, Q को जब आप 5 लोगे बेटा यहाँ 9 आ जाएगा, लेकिन रिपीट हो गया तो पॉसिबल नहीं है। टोटल 4 नंबर पॉसिबल थे, 1 2 3 और ये 4। कह रहा है हाउ मेनी सच 5 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, 4 पॉसिबल थे।
बट अगेन इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैंने कहा ना ये सारे क्वेश्चन को पेशेंस लगेगा, इसमें आपको कंडीशन बना के देखना पड़ेगा, रिपीट तो नहीं हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, और फाइनली आपको रियलाइज होगा 4 ही नंबर बन सकते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। अब ये वाला क्वेश्चन है, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी पेशेंस वाला है, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए इसमें भी। सुनो क्या कह रहा है, X कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 6 days। अच्छा 6 दिन में 1/3 काम कंप्लीट करता है, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 18 days। वेरी गुड। तो X पूरा काम कंप्लीट करेगा 18 days में। नेक्स्ट, Y कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 days। Y 8 दिन में 1/3 कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 days। तो Y सेम काम करेगा कंप्लीट 24 दिन में। फिर कह रहा है Z कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 12 days। 3/4 जो है वो 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप कट करोगे, एक सेकेंड, 12x हो जाएगा यहाँ पे। 3/4 ऑफ द वर्क जो है 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो पूरा वर्क 16 डेज में कंप्लीट होगा कि नहीं? 3/4 मतलब कितना परसेंट? 75%। 75% काम 12 दिन में हुआ है, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 16 दिन में, ठीक है। तो Z का हो जाएगा 16 डेज, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो, आपको निकालना था Z। ये कह रहा है 3/4 जो काम होता है कंप्लीट, वो कंप्लीट हो रहा है आपका, वहां पे लिखा हुआ है 12 डेज में। तो 3/4 ऑफ द X आपको 12 दिया है, X की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 4/3, सॉल्व करोगे 48/3, X की वैल्यू आ जाएगी 16। तो वही लिखा है Z का पूरा काम 16 दिन में कंप्लीट होगा। आपने ये तीनों निकाल लिया। अब याद रखिएगा, जब भी आप डिस्टेंस, टाइम, स्पीड वाला क्वेश्चन करते हैं, आपको एलसीएम निकालना होगा। आपके पास 3 नंबर है, 18, 24 और 16। पहला काम इनका एलसीएम निकाल के बताइए, एलसीएम क्या है। आप एलसीएम निकालिए इसका, मैंने सीखा एलसीएम कैसे निकालते हैं। मुझे बताइए 18, 24 और 16 का एलसीएम क्या आएगा? वन 144। वेरी गुड। इसका एलसीएम आएगा 144। मैंने आपको सिखाया था, पहले कॉमन देख लो क्या है। अगर आप इसमें कॉमन देखोगे तो कॉमन आपको 3 दिखाई देगा, नहीं 2 दिखाई देगा। पहले 2 करोगे तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। अब आप इसमें देखोगे तो वापस 2 दिखेगा आपको, ये 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4। फिर 3 देखोगे आप तो ये हो जाएगा 3, 2, 4। फिर आप 3 लिखोगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 4। एंड में 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 1, 1, 2 और 2 से डिवाइड करोगे 1, 1, 1। तो 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12, 3 जा 36, 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 2 144। एलसीएम आ जाएगा 144। तो आपके पास एक सिनेरियो दिया हुआ था जहां पे आपको बोला था कि x ने काम किया है 18 डेज के लिए, x, y और z का दिया हुआ है। x ने काम किया था 18 डेज के लिए, y ने काम किया था 24 डेज के लिए और z ने काम किया था 16 डेज के लिए। एलसीएम आता है 144। तो पहले आपको इंडिविजुअली निकालना होगा कि x ने अगर 18 दिन काम किया और टोटल 144 काम करना था, तो x पर डे 8 यूनिट काम कर रहा था। कैसे निकालोगे आप? जो भी दिया होता है ना नंबर एलसीएम, उससे इसको डिवाइड करोगे। 18 8 जा 144। x ने टोटल 18 दिन में काम किया और इतना काम किया, तो पर दिन वो 8 यूनिट काम कर रहा था। नेक्स्ट, y ने 24 दिन काम किया, टोटल काम किया 144, तो 144 को 24 से डिवाइड करोगे तो y ने पर दिन 6 यूनिट का काम किया। सेम z ने 144 काम किया, z में अगर 144 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 8 जा नहीं 16 9 जा आ जाएगा, 16 9 जा 144। तो अगर 144 को 16 से डिवाइड करोगे तो ये 9 यूनिट आ जाएगा। यानी तीनों का एलसीएम निकाला आपने और आपने चेक किया कि x अगर 18 दिन काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, y अगर 24 दिन काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, z अगर 16 दिन काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है। आपके पास ये डेटा आ गया।
अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर एन डेज, तीनों ने मिलके एन डेज तक काम किया, उसके बाद एक्स ने और जेड ने क्विट कर दिया। वाई अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8/2 days, कह रहा है वाई ने एंड में अकेले इतने दिन में काम किया। तो आपको पूछा था एन की वैल्यू क्या होगी। सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर एन डेज, तीनों ने एन डेज तक काम किया, एंड में एक्स और जेड ने क्विट कर दिया, वाई ने बस 8/2 days काम किया। तो पहले मैं बोल रहा हूं वाई का काम निकालो, वाई ने कितना काम किया। इसको सॉल्व करोगे आप, ये लिखा है 8 2/3, इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 8 into 3 24 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 26/3। तो ये कह रहा है वाई ने 26/3 days तक काम किया। वाई एक दिन में कितना काम करता था, 9 यूनिट, सॉरी 6 यूनिट। वाई एक दिन में 6 यूनिट काम करता था, उसने काम किया 26/3 days। इसको कट करोगे तो आपको पता चलेगा वाई ने 2 into 26 यानी 52 यूनिट्स काम किया है। तो पहले मुझे पता चल गया कि वाई अकेले ने 52 यूनिट्स काम किया था, पूरा काम था 144 यूनिट, 144 में से वाई अकेले ने 52 काम कर दिया है। 144 में से 52 माइनस करोगे आप, ये आ जाएगा 92 यूनिट्स, यानी 92 यूनिट्स का काम बचा हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा था तीनों ने मिलकर काम किया था एंड डेज तक, यानी 92 यूनिट्स में तीनों ने काम किया है। आप एक काम करो, तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना होगा निकाल लो, 8 + 6 ये हो जाएगा 14, 14 + 9 होगा 23, यानी एक दिन में तीनों मिलके 23 यूनिट काम करते हैं। तो 92 यूनिट्स काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 92/23 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 डेज, 4 दिन में काम निपटा देंगे, आंसर हो जाएगा 4। बट अगेन इस क्वेश्चन में बहुत पेशेंस चाहिए। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्स ने कितने दिन काम किया, वाई ने कितने दिन काम किया, जेड ने कितने दिन काम किया, फिर आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्स पर दिन 8 यूनिट काम कर रहा था, वाई पर दिन 6 यूनिट काम कर रहा था, जेड पर दिन 9 यूनिट काम कर रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर मान लो तीनों काम कर रहे थे एन डेज तक, उसके बाद दोनों ने छोड़ दिया, वाई अकेले ने काम किया, तो एन की वैल्यू क्या है। मैं बोल रहा हूं पहले आपने वाई ने कितना काम किया वो निकाल लो। आपको रियलाइज हुआ कि वाई ने 52 यूनिट्स काम किया, तो आपने टोटल में से वाई का काम माइनस कर दिया, बचा 92 यूनिट्स। यहां लिखा हुआ था कि तीनों ने मिलके एन डेज तक काम किया था, तो 92 यूनिट खत्म हुआ। तो पहले निकाल लो तीनों ने मिलके काम कितना किया। आप कैलकुलेट करोगे आपको रियलाइज होगा तीनों ने मिलके 23 यूनिट्स काम किया, 92 यूनिट बचा हुआ है, 23 से डिवाइड करोगे मतलब 4 दिन में ये काम कंप्लीट हुआ। एन की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। अगेन पेशेंस वाला क्वेश्चन, मैं आपको कह रहा हूं ना कि जब आप मेन पेपर में जाओगे आपको कोशिश करनी है कि ऐसे क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन है, मैं अगर मेन पेपर में बैठूंगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को उड़ाऊंगा। कैसे, इसमें आपको देखना था डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, कौन सी सीरीज दिख रही है ये, प्राइम नंबर, यानी अगला डिफरेंस हो जाएगा 11, 11 ऐड करोगे 29, उसके बाद 13 होगा, 29 में 13 ऐड करोगे 42 होता है, यस आंसर हो जाएगा सी। एग्जाम में देखते ही इनको उड़ाओ, जैसे ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये पहले हो जाएंगे ना, तो इसके लिए टाइम बचेगा एंड में। फिर ये पैसेज के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन कल ही कर दिया था मैंने आपको, ये बचा हुआ है। सुनो क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 50% कैन हैव इट्स नंबर ऑफ फैक्टर अनचेंज्ड। ये कह रहा है एक नेचुरल नंबर है क्या जिसको अगर 50% से बढ़ा देंगे तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर अनचेंज्ड होंगे। चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आप एक नंबर लो, सपोज करो आपने एक नंबर लिया 12, 12 के फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 4 6 12, क्या मैं बोल सकता हूं 6 फैक्टर है इसके। अब बोल रहा है इस नंबर को 50% से बढ़ा दो। अच्छा 12 का 50% यानी आधा कितना होगा 12 का 6, यानी बोल रहा है 18 का चेक करो। अब 18 के कितने फैक्टर होते हैं, 18 का फैक्टर होता है 1 2 3 6 9 और 18, इसके भी टोटल फैक्टर कितने हैं 6। क्वेश्चन कह रहा था कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है क्या जिसको 50% से बढ़ा दोगे तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर अनचेंज रहेंगे। यस, उसमें भी 6 फैक्टर थे, यहाँ भी 6 फैक्टर है, पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 150% कैन हैव इट्स नंबर ऑफ फैक्टर अनचेंज्ड। पहले 50% बढ़ाया
अब 150% बढ़ाया, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। ठीक है, वापस देखो, मान लो 20 एक नंबर है, ठीक है, 20 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 30। 150% का मतलब 1.5 टाइम्स। ठीक है, या एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, 20 एक नंबर है, 20 का 100% कितना होगा? 20 का 100% कितना होगा? 20। तो इसमें 100% ऐड करो और ऊपर से 50% और ऐड करो। 20 का 50% कितना होगा? 10। तो 10 और ऐड करो, यानी टोटल आ जाएगा 50। अब आप चेक करो 20 के फैक्टर कितने थे। 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। सेम 50 के चेक करो क्या क्या होंगे? 1, 5, 10, 2, 25 और 50। इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 6। इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 6। ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 150% कैन हैव इट्स नंबर ऑफ फैक्टर अनचेंज। यस, 20 जो है उसको 150 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा। 20 के भी 6 फैक्टर है, 50 के भी 6 फैक्टर है। आंसर सही है, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ठीक है, अगेन मेन पेपर में आपको एक नंबर देखना है, कोई भी नंबर उठा लो, आप 2 पे भी कर सकते थे इसको। चेक करो 2 पे होगा कि नहीं। मान लो नंबर एक 2 है, 2 का 50% कितना होता है? 1। तो 50% बढ़ा है मतलब 3। 2 के फैक्टर है 1 and 2, 3 के फैक्टर है 1 and 3। इसके भी 2 फैक्टर है, इसके भी 2 फैक्टर है, प्रूवन। अच्छा, 2 एक नंबर है, 2 का 100% कितना होगा और 2 का 50% कितना होगा? 1। टोटल हो जाएगा 5। चेक करो 2 के फैक्टर है 1 and 2, 5 का फैक्टर है 1 and 5। कोई भी नंबर उठा लेते आपको रियलाइज होता है दोनों स्टेटमेंट सही है। जब आप किसी नंबर को 50% से बढ़ाते हो, किसी नंबर को 150% से बढ़ाते हो, तो दोनों के नंबर ऑफ फैक्टर अनचेंज ही रहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। अब मान लो शायद ये आपको पता है, अब आगे के लिए ना आपका बेसिक ऑब्जर्वेशन हो जाना चाहिए कि मेन पेपर में आप देखते ही टिक करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है देयर आर 7 प्लेसेस ए बी सी डी ई एफ एंड जी कनेक्टेड बाय वेरियस रोड ए बी ए सी सी डी, ऐसा ऐसा लिखा है। ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। तो बी मान लो ये रहा, ए नीचे होगा 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है ए इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी। अच्छा, वेस्ट कौन से डायरेक्शन में होता है? ये होता है, लिखा है ए इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी, यानी ए सी से 10 किलोमीटर दूर है। फिर कह रहा है डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, अभी हमें नहीं पता, आगे देखते हैं। सी इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी, सी ना डी के नॉर्थ में, ये रहा, और ये भी 6 दिया हुआ है। अब पढ़ो, डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, डी ना ईस्ट में है, ईस्ट इधर होता है, ई मेरा इधर आ जाएगा, और ये 5 दिया हुआ है। फिर कह रहा है एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी, एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट, यानी एफ वेस्ट में बी के, एफ इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 9। फिर कह रहा है एफ इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, एफ इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, यानी एफ यहां आ जाएगा, ये जी है, ये 12 है। फिर क्या कह रहा है, अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम डी टू एफ, एक इंसान डी से लेके ना एफ तक ट्रेवल करता है, तो उसे कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? चेक करो, पहले वो डी से सी जाएगा, कितना हो गया 6, सी से ए गया, कितना हो गया 10, 16, 16 प्लस 6 20, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 9 31, टोटल कितना किलोमीटर ट्रेवल किया उसने? 31। आंसर आ गया कि नहीं? सिंपली डायग्राम बनाना था, आपको चेक करना था, डायग्राम बनाते, लिखते, चेक करते, आंसर आ जाता। अगेन क्वेश्चन दिखने में बड़ा था, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, सॉल्व करते आपको रियलाइज होगा डायग्राम बनाने के बाद उसको डी से एफ जाना है, ये सब चेंगड़ के लिए दिया हुआ है, ई और जी इनका कोई काम नहीं है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। डी से एफ जाओ, आप देखोगे रास्ता यही है, 31 किलोमीटर आएगा, आंसर आ गया सी। फिर ये कह रहा है किसी कोड में 64 को 343 लिखा है, ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया था। अब आप एक चीज चेक करो, ये सारे के सारे नंबर जितने भी लिखे हुए हैं ये सब क्यूब है, ठीक है। 64 4 का क्यूब होता है, 343 8 का क्यूब, सॉरी 7 का क्यूब होता है, तो इन दोनों के बीच में ना 3 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे भी 216 6 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब है, इधर भी 3 का डिफरेंस है। यहाँ लिखा है 512, ये 8 का क्यूब है, यानी अगला नंबर 3 ऐड होगा, 11 का क्यूब होगा, 11 का क्यूब होता है 1331, आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन भी इजी था। फिर ये क्वेश्चन कल ही मैंने क्लास में बताया था कि जब भी 9 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 3, ये क्वेश्चन कल ही किया था। ये क्वेश्चन भी कल ही क्लास में किया था कि हमें पूछा था 1 डिजिट नंबर कोई है क्या, मैंने आपको बोला था
पहली बार यूपीएससी ने एक ऑप्शन लाया था, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड विदाउट यूजिंग एनी स्टेटमेंट, ये उसकी खास बात थी। फिर ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ था क्लास में, नहीं ये क्वेश्चन बाकी है, ये क्वेश्चन कराना है मुझे आपको। और ये क्वेश्चन हो गया है क्या, P हैज टू सिस्टर, ये देखो ये क्वेश्चन भी इजी है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज Q रिलेटेड टू P, Q P से कैसे कनेक्टेड है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है P हैज टू सिस्टर R एंड S। अच्छा जेंडर किसका पता है, P का पता है, R का पता है, S का पता है, R और S का पता है। कह रहा है P हैज टू सिस्टर्स। फिर कह रहा है आर फादर इज द ब्रदर ऑफ Q, R के जो पापा है शी इज द ब्रदर ऑफ Q। जेंडर किसका पता है, आर का भी नहीं पता, किसी का भी नहीं पता यहाँ पे। आर के फादर इज द ब्रदर ऑफ Q, ना तो Q का जेंडर पता है ना तो आर का पता है। आर तो फीमेल है यहाँ पे, तो आर के जो पापा होंगे मतलब समथिंग होंगे जिनकी किसी से शादी हुई होगी, उनके भाई लिखे आर फादर इज द ब्रदर ऑफ Q, उनके भाई है Q। लेकिन Q के जेंडर पता है क्या आपको, नहीं। ऐसा डायग्राम दिया हुआ है कि आर के जो पापा है उनके भाई है Q और ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज Q रिलेटेड टू P, क्या आप बता सकते हो Q और P कैसे कनेक्टेड है, नहीं, क्योंकि ना तो Q का जेंडर पता है ना तो P का जेंडर पता है। तो पहले स्टेटमेंट से भी नहीं बता सकते, दूसरे स्टेटमेंट से भी नहीं बता सकते, दोनों मिला दोगे तो भी नहीं बता सकते। सिंपली आंसर हो जाएगा द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट को यूज कर लोगे तो भी नहीं आएगा। अब एक चीज देखो दोनों में अंतर क्या है, वहां का ऑप्शन नंबर डी देखो और यहाँ का ऑप्शन नंबर डी देखो, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या। वहां लिखा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग, और यहाँ का लिखा है क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग। पहली बार वो ऑप्शन दिया गया था, और एक चीज और बता रहा हूं, जहां जहां वो ऑप्शन दिया था ना आंसर वही था। यूपीएससी को सोच समझ के वो ऑप्शन दे रहा था, क्योंकि लोग उसको पता था यार लोगों ने ये ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे जब आप एग्जाम में होते हैं ना। इसलिए मैं कहता हूँ, आज भी मैंने अपने चैनल में पोस्ट किया था कि आपकी नजर बहुत तेज होनी चाहिए जब आप यूपीएससी का क्वेश्चन करते हो ना। जितना स्ट्रॉन्ग आपका ऑब्जर्वेशन होगा, जितना आप में पेशेंस होगा। ये टेस्ट में क्यों लेता हूं आपका क्लास लेने से पहले, क्योंकि इस टेस्ट में ना आप वो स्टेटमेंट पढ़ो, आप गलतियां करो, फिर डिस्कशन में आपको रियलाइज होगी क्या गलती करी आपने, और आप में चेंज होगा। लेकिन वो चेंज होने के लिए ना आपको नेक्स्ट टेस्ट में सावधानी लेनी होगी। आप देखोगे रिपीटेडली आप लोग वही कर रहे हो। मान लो आज एक टेस्ट हुआ, आपने कुछ सीखा उससे कि हाँ ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अगले पेपर में आपने फिर से वो स्टेटमेंट को कैजुअली पढ़ा। जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन चाहिए, बहुत ज्यादा। जितना स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन होगा वो 2 घंटे के अंदर उतना करीब जाओगे आप एग्जाम के, ठीक है। कितना भी, मैं आपको फिर बोलूंगा कितना भी पढ़ लो आप, अगर वो 2 घंटे में आपने थोड़ा भी अप डाउन कर दिया सर, 1 साल गया पूरा। वो 2 घंटे में ना यही नोटिस करना था कि ये नया ऑप्शन है सर। दोनों के तीनों के ऑप्शन देखोगे ना, पहला ऑप्शन सेम है, दूसरा ऑप्शन भी सेम है, चेक कर लो दोनों ऑप्शन सेम है, तीसरा ऑप्शन भी सेम है सर दोनों का, लेकिन चौथे ऑप्शन को चेंज कर दिया। और ये ऑप्शन तभी डाला जाएगा जब इसका स्कोप होगा। इसका स्कोप था मतलब यही आंसर था, और आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको रियलाइज होगा वो सबका आंसर था, ठीक है। कई क्वेश्चन में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो ये क्वेश्चन भी कल मैंने आपको क्लास में करा दिया था। आपको याद होगा मैंने बताया था स्क्वायर जब भी आता है पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर भी वही होगा, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विदाउट यूजिंग एनी स्टेटमेंट। ये 37 वाला भी मैंने आपको क्लास में करा दिया था। ये क्वेश्चन बाकी है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी हो गया है, वो क्वेश्चन भी हो गया है, हाँ वो क्वेश्चन भी हो गया है हमारा, ये भी हो गया है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन बाकी है, एक क्वेश्चन ये है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहे हैं इन अ फुटबॉल मैच टीम P is playing against Q and team P playing against Q was behind by 3 goals with 10 minutes। टीम P जो है वो Q से पीछे चल रही है, यानी सिनेरियो ऐसा होगा P और Q के बीच में कि P Q से 3 गोल पीछे, मतलब Q के 3 गोल होंगे तो P के कितने गोल होंगे, 0। फिर मान लो Q के 4 गोल होंगे तो P के कितने गोल होंगे, 1। क्वेश्चन कह रहा है Q was behind, P playing against Q was behind by 3 goals। P जो है वो Q से 3 गोल पीछे चल रहा है। तीसरा सिनेरियो ये है P और Q का, Q के 5 गोल होंगे तो P के कितने गोल होंगे, 2। ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि आपको बताना है कि आप P मैच को जीतेगा क्या, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, टीम P स्कोर्ड 4 गोल इन द लास्ट 10 मिनट। ये सिनेरियो तब का था जब 10 मिनट बचे हुए थे। अगला स्टेटमेंट दे रहा है कि अगले 10 मिनट में ना 4 गोल स्कोर किए, यानी P ने 4 गोल स्कोर किए, Q के बारे में नो आइडिया। P ने वापस 4 गोल स्कोर किए, Q के बारे में नो आइडिया। P ने 4 गोल स्कोर किए, Q के बारे में नो आइडिया। अच्छा मुझे बताओ, अगर Q ने 0 गोल स्कोर किया होगा तो आप बता सकते हो क्या P मैच जीता है, नहीं। समझो क्यों, यहां तो हो सकता है P जीत जाएगा, भले मान लो Q ने 0 भी किया होता P जीत जाएगा, यहां भी 0 किया होता तो मैच ड्रॉ हो जाएगा।
यहां भी 0 किया होता तो मैच क्यू जीत जाएगा इस बार, क्योंकि क्यू के कितने गोल थे? 5। ये क्लियर हुआ आपको? अरे हाँ या ना? पहले वाले स्टेटमेंट से आप नहीं बोल सकते मैच जीता है, समझो क्यों। आप अगर ऐड करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि पी के 4 गोल है, क्यू के 3 है। इस केस में पी जीत गया। इस केस में पी के 5 गोल है, क्यू के 4 गोल है। इस केस में भी पी जीत गया। इस केस में पी के 6 गोल है और इसके 5 गोल है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये तो तब होता ना जब आपको पता होता क्यू के 0 गोल है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि क्यू के 0 गोल है, नहीं, आपको नहीं पता। तो हो सकता है कि क्यू ने यहाँ 0 बनाया होगा। मान लो क्यू ने यहाँ पे 1 गोल भी बनाया होगा तो 5 हो सकते हैं। क्यू ने यहाँ 3 गोल भी बनाए होंगे तो ये 8 हो सकते हैं, क्यू जीत जाएगा। पहले स्टेटमेंट से आप बोल ही नहीं सकते कि पी जीतेगा कि नहीं। तो अब सिनेरियो ऐसा है, पहले स्टेटमेंट से तो आपने नहीं बताया, सेकेंड स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि 4 नो आइडिया, 4 नो आइडिया, 4 नो आइडिया। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा है टीम क्यू स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 4 गोल्स इन द मैच। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है फाइनली टीम क्यू ने पूरे मैच में कितने गोल बनाए? 4। यानी ये तो कंफर्म है कि क्यू ने अगर 4 गोल बनाए तो पी ने 4 बनाए होंगे, तो क्यू ने कितना बनाया होगा? 1, क्योंकि ऑलरेडी 3 गोल बना चुका था। इस केस में क्यू ने कितने गोल बनाए होंगे? 0। इस केस में क्यू ने कितने गोल बनाए होंगे? 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि क्यू ने 4 ही गोल बनाए। अब यही 2 केस पॉसिबल है। अब मुझे बताओ, यहां पी के हो गए 4 गोल, यहां क्यू के हो गए 4 गोल, क्या पी जीता गया? इस केस में पी के हो गए 5 गोल, इस केस में क्यू के हो गए 4 गोल, पी जीता गया? हाँ। लेकिन एक में नहीं जीता, एक में जीता। अब कंफर्म हो गया? नहीं। यानी इससे भी आप आंसर नहीं कर सकते हो, दोनों को मिला दोगे तो भी आंसर नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। दोनों को मिला दोगे तो भी आंसर नहीं कर सकते। अब वापस देखो, वो ऑप्शन नहीं डाला यूपीएससी ने कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, वो कह रहा है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, वहां देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। ऑप्शन चेंज क्यों किया गया था? क्योंकि जहां वो लिखा है वहां उसका स्कोप है, जहां ये लिखा है बेटा वहां इसका स्कोप है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन से ही होता है। ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये रहा वो लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं बोलूंगा मेन एग्जाम में आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत टफ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पी पी इंटू पी क्यू इक्वल टू आर आर एस एस, जहां पे पी क्यू आर एस ये सब डिस्टिंक्ट है यानी डिफरेंट है, एंड नॉन जीरो है, मतलब 1 से लेके 9 के बीच में, और चारों के चारों डिफरेंट है। कंडीशन दी है पी जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, क्यू लेस देन इक्वल टू 4 है। आपको लिखा है पीपी इंटू पी क्यू आर आर एस एस है। वापस एक चीज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जब भी एक नंबर ऐसा लिखा होगा, इसको आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो R0S इंटू 101 होगा, 1122। तो 102 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1122, ये शायद ROS इंटू 101 होता है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। तो 102 को मल्टीप्लाई करो तो 101 से, यही है क्या प्रॉपर्टी? नहीं, ये नहीं हो रहा है। 11 था शायद वो, 102 इंटू 11। हाँ हाँ हाँ, ये 101 नहीं है, 11 है, सॉरी। इस नंबर की खास बात क्या होती है, RRSS जो होता है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो R0S इंटू 11। ठीक है, कोई भी नंबर हो। मान लो आपके पास एक नंबर है 7788, इसको सिंपली आप लिख सकते हो 708 इंटू 11। कैलकुलेटर में चेक करोगे आंसर ये आएगा। मान लो आपके पास एक नंबर है 4455, इसको आप लिख सकते हो 405 इंटू 11। एनी डे आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो ये नंबर की खास बात होती है, RRSS नंबर को आप लिख सकते हो R0S इंटू 11। ठीक है, तो आपको PP इंटू PQ इक्वल टू RRSS दिया हुआ है। तो आपको यह भी पता है कि इसका मतलब है PP इंटू PQ इक्वल टू ROS इंटू 11, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। अब इस कंडीशन तक तो आ गए आप, आपको R और S की वैल्यू पता करनी थी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि
पी 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 क्यू ये आर ओ एस 11 के बराबर है। मैं आपको बोल रहा हूं सिंपल केस लो, आर आर एस एस की वैल्यू 1122 ले लो। समझो क्यों? क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर एस चारों के चारों कैसे है? डिफरेंट। और कैसे है? नॉन जीरो। पी ना 3 से कम है, क्यू 4 से कम है, तो मैं कह रहा हूं बचे हुए 1 2 ले लो। तो मे भी शायद कंसीडर करके देखते हैं। ये होना चाहिए पी पी इंटू पी क्यू। मैं कह रहा हूं आर एस को ना आप 1 2 लेके देख लो, क्योंकि स्टेटमेंट में 1 दिया है और स्टेटमेंट में एस की वैल्यू क्या दिया है? 2। तो मैं कह रहा हूं इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 2 2। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? क्योंकि पीपी इंटू पीक्यू को क्या लिखा है? आर आर इंटू एस एस। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो मैंने 1 1 डाल दिया। एस की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 2। तो 2 2 हो गया। तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसा लिख दिया, ये स्टेटमेंट को यूज करके। अब आपको पता करना था कि क्या पॉसिबल है, क्या पीपी और पीक्यू पॉसिबल है। आप 33 इंटू 34 करो मोबाइल में, आपको रियलाइज होगा ये 1122 ही होता है। ठीक है, जब आप 33 इंटू 34 मल्टीप्लाई करोगे कैसे समझ में आएगा? पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, तो पी की वैल्यू 3 डाल के देखो और क्यू की वैल्यू 4 डाल के देखो, तो 33 इंटू 34 करोगे ना 1122 हो जाएगा। तो ये बात सही है कि पी अगर लेस देन इक्वल टू 3 होगा और क्यू लेस देन इक्वल टू 4 होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, और तब होता है जब आर की वैल्यू 1 होगी और एस की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूं क्या? यस, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व तो कर दिया, लेकिन मुझे दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। बट मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन मेन एग्जाम में नहीं होता है सॉल्व। ठीक है, अभी आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप यहाँ पे टेंशन नहीं है। तो आप देखोगे कि यस यहाँ पे आर इक्वल टू 1 दिया है, एस इक्वल टू 2 दिया है, तो आप इस इक्वेशन में डाल के देखोगे। इसको आप ऐसा लिख सकते हो पी पी इंटू पी क्यू, आर की जगह 1 डाल दो, ये हो जाएगा 1 1, एस की जगह 2 डाल दो, ये हो जाएगा 2 2। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पीपी इंटू पी क्यू इक्वल टू 1 1 2 2। अब आपको क्वेश्चन कह रहा था पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, क्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है। मैं कह रहा हूं एक काम करो, 1 और 2 तो डाल नहीं सकते, क्योंकि 1 और 2 यहाँ लिखा है डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो आपके पास 3 और 4 बचा, पी को 3 डाल दो। तो 33 इंटू 34 चेक करोगे आप मल्टीप्लाई करके, तो आपको रियलाइज होगा ये बात सही है। यानी इस स्टेटमेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसी कंडीशन दी रही तो, यानी मैं दोनों स्टेटमेंट को यूज करूंगा तो आंसर कर सकता हूं। मेरा आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ हमने पूरा पेपर कर लिया। अब देखो मैं आपकी जगह रहता ना, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो अगले 5 मिनट में बोलूंगा। मैं अगर आपकी जगह रहता तो क्या करता? अगर मान लो मैं ये पेपर सॉल्व करने जाता इस साल का, सबसे पहले मैं कॉम्प्रीहेंशन करता। कॉम्प्रीहेंशन में ट्रिक लगाता, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है उससे आराम से मैं 20 क्वेश्चन निकाल लेता। और मान लो कॉम्प्रीहेंशन को 1 सेकंड साइड भी रखते हैं, हम देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते थे। सर ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, पहला वाला, ये मैं कर लेता। सेकंड वाला क्वेश्चन भी इजी था, क्लास में किया था हमने प्राइम नंबर वाला, तो ये करता मैं। ये क्वेश्चन टफ था, इसको छोड़ दो। 2 क्वेश्चन मान लो ये, वो क्वेश्चन भी इजी था। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इजी था, ऑप्शन चेक करना था। फोर्थ क्वेश्चन ये टफ था, इसको छोड़ दो। 4 क्वेश्चन हो गए। और देखो फिर ये क्वेश्चन, ये तो चलो आपको प्रॉपर्टी पता नहीं थी, इसको भी छोड़ दो, लेकिन ये क्वेश्चन इजी था 5। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उससे हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन 7वां, ये क्वेश्चन 8वां। कल हम देखा था ये दोनों इजी थे। ये एक बाकी है, ये भी बता दूंगा, इसका भी एक फॉर्मूला है। 8 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद ये 9वां क्वेश्चन, कल हमने क्लास में किया था। 10वां क्वेश्चन, ये 11वां क्वेश्चन प्राइम नंबर वाला। ये तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी, इसको भी छोड़ दो। ये तो क्लास में चेंगड़ हो गया था, मतलब इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे, भी छोड़ दो। ये 13वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये 14th, ये 15th, ये 16th बॉड मास वाला। फिर मान लो ये 17th और ये 18th, बट अगेन सर्कुलर नहीं पता था, छोड़ दो। ये 17th क्वेश्चन। फिर ये पाइप वाला, अगेन ये टफ था, मान लो ये लेकिन ये इजी था 18th क्वेश्चन। ये इजी था 19th क्वेश्चन। ये इजी था 20th क्वेश्चन। ये भी सिंपल था, जो क्वेश्चन लिखा था वही लिखना था। 21 क्वेश्चन। फिर ये हमने करके देखा, अगेन केसेस बनाते तो हो जाता, बट साइड रखो इसको भी। 22nd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। ये दोनों मैं गिन ही नहीं रहा हूं, मैंने आपको क्लास में करा दिया, बट मैं नहीं गिन रहा हूं क्योंकि टाइम लगा। 25 क्वेश्चन यहीं पे हो गए। 26th क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इजी है। 30th क्वेश्चन, चलो ये भी छोड़ दो, अभी जो मैंने आपको बताइए। 31st क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, 32nd, 33rd क्वेश्चन। फिर ये मान लो इसकी भी प्रॉपर्टी आपको नहीं पता था, ये भी छोड़ दो। ये भी नहीं पता था, छोड़ दो। लेकिन वो तो हमने उस दिन क्लास में किया था। 34th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी उस दिन लिया था। 35th क्वेश्चन,
ये भी प्रॉपर्टी आपको नहीं पता था, हटा दो, लेकिन ये भी काउंट कर लो 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं टफ को हटा के भी गिन रहा हूं कि हम लोग इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब आपको पता है आपको 36 भी नहीं करने, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, 36 में से आपको करने हैं बस मुश्किल से 15 क्वेश्चन। यानी ये 36 जो मैंने कराए ना, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन बस करने थे, 20 आपको छोड़ने थे। 15 क्वेश्चन यहाँ से, 12 क्वेश्चन इंग्लिश से, जबकि इंग्लिश से ज्यादा निकलते हैं। मैं स्टिल मान रहा हूँ कि आपने 15 क्वेश्चन यहाँ से किए होते, इंग्लिश से 12 निकाले होते, इस साल आप इजीली सी साइड लिख रहे होते, मतलब मेंस लिख रहे होते। इसलिए आप देखोगे कट ऑफ चला गया 92। सी साइड टफ था, फिर भी कट ऑफ बहुत गया। इसका मतलब ये सी साइड कई लोगों को इजी लगा है बेटा, टफ नहीं लगा है। तो आपको अब ये समझना है कि अगर लेवल ऐसा है तो आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कई लोगों ने यही लेवल के पेपर में बहुत बढ़िया सॉल्व करके दिखाया, बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया। तो आपको भी कोशिश करनी है कि अगर मैं 36 क्वेश्चन क्लास में बोल रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन को स्किप करके 15 क्वेश्चन तो आपने मेन पेपर में बनाने हैं, रीजनिंग और मैथ्स के। और 15 यार कौन कौन से, मान लो ये सब हटा दो, सारे क्वेश्चन हटा दो, लेकिन यार ये क्वेश्चन तो आप बना, अगर गलत करोगे तो फिर तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये सब तो बहुत इजी था, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ऐसे ही 15 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको मिनिमम कोशिश करनी है 15 क्वेश्चन करने की। 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मैथ्स और रीजनिंग से, बचे हुए 12 से 15 क्वेश्चन इंग्लिश से निकलेंगे। सी साइड इजीली हो जाता है किसी भी ईयर का। कल मैं आपको 2023 का, अब जब हमारे नेक्स्ट क्लास होगी मैं 2023 का पेपर दिखाऊंगा। पेपर देखने में टफ है, लेकिन जिसको मैथ्स के ऑब्जर्वेशन पता है, मैं उसी साल का प्री निकाल के आया हूँ विद अ वेरी हाई मार्क्स। मतलब आपने देखा भी होगा, मुझे 97.50 मिले थे। यार इतना बड़ा मार्जिन लाना, जहाँ लोगों की लाने में हालत खराब थी, आई सिक्योर 97 मार्क्स। वो तभी होता है जब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो। आपको मैं फिर बोलूंगा, क्वेश्चन में जो लिखा होता है पढ़ते जाओ, मैं वही करता हूँ, वही लिखते जाता हूँ, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कैरी करो कि बस जो दिया है क्वेश्चन में उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, आपका दिमाग चलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि मिस्टेक आपसे भी होगी, हो सकता है यार, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा आपको 200 में से 200 लाने हैं, 200 में से 70 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसी साइड में। इसे यूपीएससी ने कट ऑफ बहुत 67 रखा हुआ है। अब हम मिलेंगे मे भी शायद नेक्स्ट मंडे, ठीक है, अगले 3 दिन फिर आपकी सीजन की क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो अगले मंडे को मैं कराऊंगा, और उसमें जो बचे हुए टॉपिक्स है आपके पहले वो कर देंगे हम। जैसे एवरेज बचा हुआ है आपका और परसेंटेज बचा हुआ है, तो वो सब ले लूंगा मैं, और फिर मे भी शायद हम पीवाईक्यू ले लेंगे।